तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। बट लिंक लिस्ट तक जाने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो है स्ट्रक्चर्स के बारे में। दूसरा, पॉइंटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका क्लियर होना चाहिए। इसके प्रीवियस वीडियोज में मैं ऑलरेडी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर्स डाल चुका हूँ। आप उन वीडियो लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर हम जब चलेंगे तो हम स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। अगर आप स्ट्रक्चर्स को पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो बेसिकली आप किस तरीके से करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें कवर करना है। अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के बारे में बात करें तो बेसिकली हमारे पास, अगर हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास होते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर्स को रीड करते हो। जब भी आपको अपना खुद का डेटा टाइप बनाना है जिसके अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल्स को रखना चाहते हो, डिफरेंट तरीके के डेटा को स्टोर करना चाहते हो, तो आप जनरली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट जो है वो मुझे ये पता होना चाहिए कि सर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। दूसरी चीज, अगर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ये हिट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा है। दिस इज हिट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। हिट्रोजीनियस कलेक्शन का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। अलग अलग तरीके का डेटा आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके के डेटा के बारे में, इसका मतलब जिनके डेटा टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट है। डिफरेंट डेटा टाइप, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज जो हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। हम struct स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं जब भी हमें स्ट्रक्चर्स को क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। struct इज अ कीवर्ड जिसको आप यूज करते हो। फिर एक आइडेंटिफायर, जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके स्कोप को हम स्टार्ट करते हैं और इसके स्कोप को यहाँ जाके बंद करने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है। स्ट्रक्चर का ब्लॉक जब आप क्लोज करते हो तो उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर के मेंबर्स आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर से एग्जाम्पल, यहाँ पे आप मेंबर 1 बना सकते हैं, मेंबर 2 बना सकते हैं, और इस तरीके से n नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मेंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली अलग अलग डेटा टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं। फॉर से एग्जांपल, एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का हो सकता है, एक कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, और इसी तरीके से फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स भी मेरे यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। अगर हम एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, struct स्ट्रक्ट कीवर्ड, student स्टूडेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर के स्कोप को स्टार्ट किया, आप कुछ चीजें स्टोर करना चाहते हैं। फॉर से एग्जांपल, rnum रोल नंबर मैं स्टोर करना चाहता हूँ स्टूडेंट का। इसी तरीके से कैरेक्टर, एक नेम नाम का मैं कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं यूजर का क्या करूंगा, नेम स्टोर करूंगा, और सेमीकोलन लगा के मैं स्ट्रक्चर को बंद कर देता हूँ। हमने क्या कहा, यहाँ पे अभी हमने 2 मेंबर्स बनाए हैं। मेंबर 1 जो है वो इंटीजर टाइप का है, मेंबर 2 जो है वो कैरेक्टर एरे है कंप्लीट, जिसके अंदर 30 कैरेक्टर्स तक आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हमने बेसिकली अभी 2 मेंबर्स जो है स्ट्रक्चर के वो यहाँ पे क्या किए हैं, क्रिएट किए। इन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होती है, तो सर सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, अभी आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक अगर इंटीजर का वेरिएबल मुझे बनाना है तो मैं क्या लिखता हूँ, इंटीजर ए। वैसे ही अगर मुझे इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना है तो मुझे इस डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर एक आइडेंटिफायर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जैसे आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, struct स्ट्रक्ट, student स्टूडेंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है s नाम से। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये हमारा क्या बन चुका है, स्ट्रक्चर वेरिएबल। मेमोरी के अंदर अगर हम इसको देखें तो मेमोरी के अंदर जब इसका एलोकेशन होगा, इस पूरे ब्लॉक का जो साइज है वो कितना होना चाहिए सर, आइडियली हमारा जो ब्लॉक साइज है वो कितना होना चाहिए, 4 + 30। यहाँ पे मैं 32 कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि अभी मैंने 32 यहाँ पे क्यों किया है। बट अभी एट प्रेजेंट अगर हम आइडियली काउंट करें तो क्या होगा सर, 4 बाइट स्पेस यहाँ पे एलोकेट होगी और 32 बाइट स्पेस यहाँ पे एलोकेट होगी। दैट विल बी अराउंड 36।
36 बाइट मेरे पास क्या होगा, मेमोरी का एलोकेट होगा। सो यहाँ पे rnum जो है वो 4 बाइट का मेमोरी स्पेस है। इसी तरीके से 30 बाइट का मेमोरी स्पेस है जिसका नाम है नेम, और इस पूरे ब्लॉक का नाम जो है वो क्या है, s। सो s के पास दो मेंबर्स हैं बेसिकली, रोल नंबर और नेम। इस सिचुएशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को केवल डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल जब आपने क्रिएट की है तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हुआ है। सो इस कंसेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं, इस कंसेप्ट से आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स को जब क्रिएट किया जाता है तो फिजिकली ये मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, राइट। कब तक, जब तक कि आप उसका वेरिएबल क्रिएट नहीं कर देते हैं। सो आपने एस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, ये एस नाम का वेरिएबल फिजिकली मेमोरी के अंदर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और मेन मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करते वक्त इसके पास दो मेंबर्स होंगे, रोल नंबर जो कि 4 बाइट का होगा, और नेम जो कि हमारे पास क्या होगा, 30 बाइट्स का होगा। इन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे रोल नंबर एक्सेस करना है और इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एस डॉट रोल नंबर लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज डॉट ऑपरेटर। जब भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, सो दिस इज माय यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसके किसी भी मेंबर को मुझे एक्सेस करना है यूजिंग दिस वेरिएबल एस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस के साथ डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और यहाँ मेंबर का नेम जो होगा वो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो हम जल्दी से अपनी आईडीई कोड ब्लॉक्स के ऊपर चलते हैं। हम एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करके देखते हैं। हम वहां पे और जो डिटेल्स हैं इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ग्लोबल कब होता है, लोकल वेरिएबल कब होता है। सो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे एक स्ट्रक्चर क्या है करना है, डिक्लेयर करना है। सो struct struct UDENT, दिस इज माय आइडेंटिफायर बेसिकली। और जब मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है तो बाय डिफॉल्ट मेरी आईडी ने इसके अंदर सेमीकोलन लगा दिया है, राइट। यहाँ पे मैं एक इंटीजर रोल नंबर, तो rnum वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, मेंबर को क्रिएट कर रहा हूँ। इसी तरीके से कैरेक्टर नेम यहाँ पे 30 बाइट्स में क्या कर रहा हूँ, एलोकेट कर रहा हूँ। 30 या 32 जो भी आपको ठीक लगता है वो बाइट्स एलोकेट कर लीजिए। सो 30 बाइट्स एलोकेट करने के बाद अब मैं इसका वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर वेरिएबल। नो, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कहाँ कहाँ डिक्लेयर किए जा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल आप यहाँ पे बना सकते हो, struct student, और s से सपोज आपने यहाँ क्रिएट किया। सो अगर मेन के ऊपर आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट किया है तो आप इट इज ऑब्वियस, आप जानते हैं इस चीज को कि ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो क्या हो जाता है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है, जहाँ पे सभी फंक्शंस उस ग्लोबल वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को आपने मेन के अंदर क्रिएट किया है तो ये मेन का लोकल वेरिएबल कहलाएगा। मेन के लोकल वेरिएबल के अंदर जब तक आप इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास ना करें तब तक कोई भी दूसरा फंक्शन इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता या इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसका जो स्कोप रहेगा वो इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। चलिए अभी हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखता हूँ, printf एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। तो हम यूजर से दो इनपुट्स लेने वाले हैं, एक तो रोल नंबर लेने वाले हैं और दूसरा हम जो नेम है स्टूडेंट का वो लेने वाले हैं। एनएफ के थ्रू हम इसको रीड करने वाले हैं, जो भी कंसोल पे वैल्यू पास की जाएगी। यहाँ पे आप लगाएंगे एम्परसेंट ऑफ, जैसा हमने बताया था डॉट ऑपरेटर यूज करना है, एस डॉट रोल नंबर। सो इंटेलिजेंस लिस्ट जो है आपकी, वो इंटेलिजेंस लिस्ट आपको ये बता रही है, जैसे ही आपने डॉट ऑपरेटर, आप इसे ऑब्जर्व करें, जैसे ही आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे इंटेलिजेंस लिस्ट आपको बताएगी कि इस स्ट्रक्चर को जो आपने क्रिएट किया है उसके अंदर दो मेंबर्स हैं, आप अभी कौन से मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पे एक मेथड लगाऊंगा मैं, गेटएस मेथड, जो कि इनपुट लेने का काम करेगा एस डॉट नेम के अंदर। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कभी भी दो मेंबर्स को एक साथ ले रहे हैं जिसमें से पहला इंटीजर है और दूसरा आपका स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एक फंक्शन आपको और यूज करना है, flush_din। सो दोज हु नो अबाउट दिस फंक्शन, गुड। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो इसका शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये फंक्शन बेसिकली तो आपका इनपुट बफर होता है उसको क्लियर करने के काम आता है। सो इनपुट बफर हम यहाँ पे क्यों क्लियर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें, तो यहाँ पे आपने एक इंटीजर वैल्यू पास किया है
जब आपने इंटीजर वैल्यू पास किया होगा तो आपने ऐसा कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 101, और आपने साथ में प्रेस किया होगा एंटर की। आपके हिसाब से अभी आपने केवल और केवल एक इनपुट पास किया है 101, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपने 101 और साथ में एक एंटर की को भी साथ में क्या किया है, प्रेस किया है। एंटर की क्योंकि आस्की वैल्यू होती है, इसलिए ये एक वैलिड कैरेक्टर है, और ये वैलिड कैरेक्टर एट द सेम टाइम आउटपुट को ब्रेक करने के, यानी इनपुट्स, दो इनपुट्स जो आप ले रहे हो उन दोनों के बीच में ब्रेक का काम भी क्या करता है, एंटर की करता है। तो अगर मैं 101 के बारे में बात करूं तो 101 तो एस डॉट रोल नंबर को असाइन हो चुका है, बट यहाँ पे अगर आपने इस बफर को, मेमोरी बफर को, जो इनपुट बफर है उसको अगर क्लियर नहीं किया है, तो ये एंटर की किसको असाइन हो जाएगी, नेम को असाइन हो जाएगी, और आपका कोड जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी इनपुट का काम आपका मान लिया जाएगा। अगर इस डिस्क्रिप्शन को आपको समझ में आया है, ये डिस्क्रिप्शन अगर आपके समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें कि अगर आप स्ट्रक्चर्स के साथ काम कर रहे हैं तो जब भी आपको कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स इनपुट में लेनी है, यहाँ पे आपको f/stdin का यूज करना है, राइट। सो अब हम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। सो प्रिंट f, दो वैल्यूज को प्रिंट करने वाले हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे रोल नंबर को। जैसे हमने इनपुट लेते वक्त इसको एक्सेस किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी इसको एक्सेस करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे s.rnum, और इसी तरीके से हम प्रिंट करने वाले हैं हमारे नेम को भी। सो \n नेम इज इक्वल्स टू, जैसा आपने टेस्ट के साथ किया है, s.name को यहाँ पे हम प्रिंट। तो आई होप ये पूरा जो कोड है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स को इनपुट में लिया है, दोनों मेंबर्स जो है, वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रक्चर के मेंबर है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, फिर आपने इनपुट दिया है, और फिर आपने इसका आउटपुट प्रिंट कराया है। सो हम इस कोड को रन करा के देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि ये कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो आपसे पूछा जाएगा एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आई से 101, और मैंने यहाँ पे इनपुट किया राम कुमार, जो कि मेरे कैंडिडेट का नेम है। सो 101 राम कुमार, जो कि आपका स्टोर हुआ है स्ट्रक्चर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर एफ्लश को आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करें, वापस से बैक साइड में जाए, और जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है उसको वापस से सुने, आपको एफ्लश क्लियरली समझ में आएगा। दूसरा, अगर आप चाहें तो एफ्लश को यहाँ से रिमूव करके और फिर आप कोड का इफेक्ट देख सकते हो। आप जब जैसे ही 101 और एंटर प्रेस करेंगे, ये कोड बाहर आ जाएगा और आपके रोल नंबर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे मेल पर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।